गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो बच्चे, हमारे पास लास्ट हम पढ़ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। काफ़ी हद तक आपको अब समझ आ गया होगा। आज हम उसी सीरीज़ में आगे चलेंगे क्योंकि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, 17-18 क्वेश्चंस हैं। तो 11वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सिस्टम ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में जाते जाते करवा दिया था, लेकिन अगर फिर भी किसी को ये क्वेश्चन नहीं समझ आया है तो इसे हम दोबारा समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि एक टर्म है, जिसे ध्यान समझना, एक nth टर्म है, एक nth टर्म है और एक 54th टर्म है, जिनका डिफरेंस 132 है। और वो भी किस में? जहां हमें एक AP दी हुई है, दैट इज 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। अब 54th टर्म को हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि 54th टर्म की वैल्यू क्या हो सकती है। 54th टर्म का मतलब है, अगर हम जनरल टर्म की बात करें AN के हिसाब से, तो बेसिक रूल है A प्लस N-1 इंटू में D। और जब हम 54th टर्म की बात करेंगे तो यहां पर हमें A मतलब फर्स्ट, यहां बोल सकते हैं कि हमारे पास ये AN टर्म तक अगर है भी, क्लियर है, तो हमारे पास A की वैल्यू A1 बराबर A है, जिसका मतलब है 3, और D की जो वैल्यू है वो 15 में से 3 गया इज इक्वल टू 12। A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3। N की वैल्यू कितनी आ गई? 54 -1, और D की वैल्यू है 12। माय डियर, दिस इज व्हाट 3 प्लस 53 इंटू में 12, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 3 प्लस 12 3 36, 12 5 60, 60 और 3 63। मीन्स दिस इज व्हाट 639। 639 इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 54th टर्म। मुझे मालूम है मैंने कल क्वेश्चन कराया था, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ आया था और टाइम खत्म हो गया था, तो मैं रिपीट नहीं करा पाया था। तो अब AN माइनस 54th टर्म की वैल्यू हो गई 639 इज इक्वल टू 132। तो हमारी AN टर्म जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई? 132 प्लस 639, एंड दैट इज AN इज इक्वल टू 9 और 2 11, 3 3 6 और 1 7, और दिस इज 771। अब आप बोल सकते हैं कि ये इसमें N की क्या वैल्यू होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? तो nth टर्म निकालने के लिए आपके पास A प्लस N -1 इंटू में D है, और AN की टर्म आपके पास है 771 एंड A इज इक्वल टू 3। N यू हैव टू फाइंड आउट, N का मान आपको निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं। This is plus 12 minus 3 is equal to 12n. So 12n finally equal to, ये 9 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 780 हो जाएगा, और n की वैल्यू आ जाएगी 65th। यानी कि वो टर्म 65वीं टर्म होगी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था कल की क्लास में, जब कुछ बच्चों ने जाते जाते पूछा था। गुड इवनिंग बेटा।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नोट तो आपने लास्ट क्लास में कर ही लिया होगा। चलिए, टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समानांतर श्रेणी है, उनमें कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, और दोनों की जो 100वीं टर्म है वो भी 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? जो 1000वीं टर्म होगी उसमें क्या अंतर होगा? ठीक है जी। आप छोटी सी बात समझिए कि दो AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब दोनों में कॉमन डिफरेंस बराबर है। अगर एक में मान लीजिए 5 है तो दूसरे में भी कॉमन डिफरेंस 5 ही होगा, एग्जाम्पल के तौर पे। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, मतलब मान लेते हैं कि हमारी पहली AP A1, A2, A3, A4, A5 अप टू AN। यहां पर हमारे पास एक 100th टर्म है जिसकी वैल्यू A प्लस n-1 से अगर हम निकालें तो n का मान 100 होगा, तो ये 100th टर्म होगी। 100 - 1 मीन्स 99D। क्लियर है? और D की वैल्यू सेम बोली है सेकेंड कंडीशन में। दूसरी वाली हमारे पास AP आती है, हम मान लेते हैं कि ये B1, B2, B3, B4, B5 और BN तक है, सपोज समझा रहे हैं आपको। तो हमारे पास इसकी 100 टर्म क्या होगी? इसकी 100 टर्म होगी हमारी फर्स्ट टर्म मतलब जो हम लिखते हैं जर्नली। क्लियर है? तो यहां पर हम A1 लिख सकते हैं। क्लियर? A1 लिख सकते हैं, तो यहां पर हमें A2 लिखना होगा क्योंकि हमें नहीं पता है कि दोनों की फर्स्ट टर्म क्या है। राइट रॉन्ग? तो यहां पर हमने एक जगह हम अभी आपको इतने रहने देते हैं। एक टर्म ये आ गई, B का भी यूज ना करें, चलो तो हम आपको जनरली डायरेक्ट लिख के दिखा दे तो आपको समझ आ जाएगा। एक ये हो गई और एक दूसरी हो गई हमारे पास। यहां पर एक और A आ जाए तो दूसरा भी हमारे पास होगा 100th ही है ना? हाँ ठीक है, दैट इज 99D। जो बेसिक चीज समझनी है वो क्या समझनी है? B1 B2 यूज कर भी सकते थे और नहीं करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दो केस में यहां पहले वाला जो हमारे पास है और जो दूसरे वाला है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 100 है। क्लियर है? हम ये कह सकते हैं कि आपको जल्दी से मतलब कंफ्यूजन ना हो इस बात को समझने के लिए कि हम इसे अगर मान लीजिए A लिखें तो इसे हम B लिख लें ताकि आप A और B में इसे डिफरेंशिएट कर सको। इसे आप B लिख लो। क्लियर है? तो ये हो गया आपका A प्लस 99D माइनस B प्लस 99D इज इक्वल टू 100। सो ये आपके पास क्या आया? A माइनस B, ये कैंसिल हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 100। तो फर्स्ट कंडीशन आपके पास आ जाएगी कि दोनों की दोनों छोटी सी बात समझिए, दोनों की दोनों सीरीज में फर्स्ट और सेकंड टर्म सेम नहीं है। क्लियर है? इसीलिए
डिफरेंस है। अगर दोनों की फर्स्ट टर्म भी सेम हो जाए और दोनों का डिफरेंस भी 100 हो तो फिर दोनों सीरीज सेम है, डिफरेंस नहीं आएगा। राइट और रॉन्ग? 100 टर्म में फिर डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहां अगर डिफरेंस आया है तो दोनों के फर्स्ट टर्म में कोई ना कोई डिफरेंस होगा। अब पूछ रहा है कि उसके 1000th टर्म में क्या होना चाहिए। तो जब आप 1000 पे पहुंचेंगे तो वो डिफरेंस क्या होगा इस टर्म के हिसाब से देखते हैं आप। ए और 1000 टर्म करेंगे तो क्या होगा, 1000 टर्म पे आएंगे तो यहां पे क्या होगा 999। क्लियर है? ठीक है, इसका जो डिफरेंस होगा और b प्लस 999 इसका डिफरेंस पूछ रहा है क्या होना चाहिए। जरा इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो तो क्या आएगा, यही आएगा ना। तो मतलब क्या हुआ बोलो आप। ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ की फॉर्म में आ रहा है, प्लीज बताएं क्या करें। बेटे पीडीएफ की फॉर्म में ही है सर। अगर बी की जगह होता तो क्या होता, आप बताओ। अगर आप दोनों सीरीज में पहले केस के अंदर, नहीं समझ आ रहा क्या? 8वां क्वेश्चन समझ नहीं है बेटे, ये 8वां नहीं है, ये 12वां है। बाउंस हो गया, दोबारा बताएं। इस क्वेश्चन को तो आप जनरली फील करिए कि आपके पास दो एपी हैं। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, देखना जरा। ऐसे नहीं समझ आता तो नॉर्मल तरीके से समझ आ जाएगा, जस्ट सिंपल थ्योरी का क्वेश्चन होगा, नहीं समझ में आया। मान लो कि ये एक सीरीज है जिसमें ये 5 है और फिर इसमें हमने 5 जोड़कर सीरीज बनाई। तो ये 5 से बना 10 और फिर बना हमारे पास 15, फिर बना 20 और फिर बना 25। ठीक है जी। अब ये एक सीरीज है 8, इसमें जोड़ा तो आया 13, 18, 23 और ये आया 28। आप ध्यान से देखो, जो बोलूंगा उसे आराम से समझोगे तो आपको ऑटो रन पे समझ आ जाएगा। यहां पर बेशक से फर्स्ट टर्म अलग हो, नो डाउट। क्लियर है? ठीक है। अगर हम ये कहें कि अगर इसका कॉमन डिफरेंस 5 रखें और ये एक सीरीज बने और 5 के ही आधार पर इसको बनाएं कॉमन डिफरेंस सेम रखकर, तो आप देखोगे कि जो डिफरेंस यहां है 3 का, 3 का, 3 का, वो 3 का ही रहेगा। वो सही मायने में 3 का इसलिए है क्योंकि वो स्टार्टिंग में मैंने इनमें भी 3 का रखा है। मतलब अगर आप 100वीं टर्म पे पहुंच जाओगे, जो इसकी 100th ऑब्जर्वेशन होगी, अगर वहां भी पहुंच जाओगे तो वो गैप जो होगा, मान लो अगर वो 100 गैप हुआ तो वो 100 गैप इन दोनों की वजह से होगा। ये बात आपको समझा रहा हूं मैं। मतलब अगर यहां पर इसने A10 110 को अगर 100 डिफरेंस बोला है तो वो डिफरेंस बेसिकली फर्स्ट सीरीज के A और सेकंड सीरीज के B का ही डिफरेंस होगा। क्लियर है? इतनी सी बात समझ आई। अब आप मुझे बताओ कि इसी सीरीज में आप आगे भी चले जाओगे, 1000 प्लेस पे भी आ जाओगे तो डिफरेंस क्या होगा? वो जो फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस है वही एट लास्ट डिफरेंस रहेगा। राइट रॉन्ग? एट लास्ट वही रहेगा, इसलिए इसका आंसर 100 ही रहेगा। 1000वीं टर्म आ जाए, 10,000वीं टर्म आ जाए तो दिस डिफरेंस विल नॉट बी चेंज बिकॉज यस सर, अब समझ में आ गया। तो बात मेरे को आपको जनरल समझानी थी। ये सवाल, एक सेकेंड आ रहा है।
हाँ, तो वो डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। इसे ज़्यादा थ्योरेटिकल पढ़ने की बजाय इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल सकते हैं। द आंसर विल बी 100 अगेन। सर साउंड नहीं आ रहा होगा बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे छोटे बेसिक्स के साथ ही इंप्रूव करना होता है। क्वेश्चन नंबर 13। पूछ रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन कहता है कि बेटे 12वें नंबर का जो क्वेश्चन होगा उस एग्जाम में करने के लिए जो a माइनस बी 100 आया है वो 1000 टाइम पर भी a माइनस 100 ही लिखकर आप 100 ही आंसर शो करोगे। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 7 से भाग होने वाली 3 अंकों की संख्याएं कितनी हैं? अब 3 अंकों की संख्याएं जो 7 से भाग होती हों उसमें सबसे पहले हमारे पास आना चाहिए 100 के बाद कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। तो पहला नंबर जो 100 के बाद डिवाइड होता है और 3 डिजिट का है 7 से डिवाइड होता है वो है हमारा 15 सत्ते 105। सो आर सीरीज विल स्टार्ट फ्रॉम 105 105 7 5 12 12 और 7 105 और 7 12 12 और 7 19 19 7 26 और अप टू हम लास्ट नंबर तक जाएं। लास्ट नंबर तक जाएं तो 1000 को आप जरा डिवाइड करके देख लो 7 से, तो हमारे पास यहां जो नंबर आना चाहिए वो 7 एकम 7 7 चौक 28 7 दूनी 14 यानी कि 1000 में से 6 माइनस करो तो लास्ट टर्म आ जाएगी 994। तो लास्ट टर्म आ गई 994। अब आप लास्ट टर्म को इसे आप बोलेंगे an, इसे आप बोलेंगे a, इसे बोलेंगे आप a प्लस डी, इसे a प्लस 2d और एंड सो ऑन। तो आप बोलेंगे a की वैल्यू कितनी आई 105 और d की वैल्यू कितनी आई बेटा 112 में से 105 गया 7, राइट जी। और an आपके पास कितना है ये, तो आप जानते हैं कि an किसके बराबर होता है an की वैल्यू है 994, a की वैल्यू कितनी लिखोगे 105, n-1 का मतलब होगा n की वैल्यू आपको निकालनी है तो n ही लिखिए और d की वैल्यू है आपके पास 7। सॉल्व करते हैं। एक 105 में से 7 गया कितना आ जाएगा 98। राइट, ये वैल्यू यहां आ गई हमारे पास। 14 में से 8 गया 6, 18 में से 9 गया 9 एंड दिस इज 8 अपॉन 7 इज इक्वल टू n।
7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 अठे 56. द आंसर इज 128 numbers are there divisible by 7. अनुभव आप ब्लॉक नहीं हैं. गुड, वेरी गुड. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 14. How many multiples of 4 lies between 100 to 250? 4 के ऐसे कितने मल्टीपल हैं जो 10 और 250 के मध्य आते हैं? तो 4 के मल्टीपल की बात करोगे तो सबसे पहला मल्टीपल आएगा आपका 4 तिया 12. मीन्स जब आप A1 की बात करोगे तो 4 तिया 12, फिर 12 और 4 16, फिर 20 एंड सो ऑन. अब लास्ट वाला क्या होगा ये आपको सोचना है. आपकी लिमिट है 250, तो 250 को आप भाग कीजिए जरा एक बार 4 से. तो 4 6 24, 4 दूनी 8, मतलब 2 एक्स्ट्रा है. तो 250 में से 2 निकाल दो तो लास्ट टर्म आपकी होगी 248. अब आप बोल सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 12 होगा, D इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 होगा, और AN इज इक्वल टू 248 होगा. AN बेसिकली इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D है. AN की वैल्यू 248, A की वैल्यू 12, N you have to find out, and D is 4. बारह में से 4 गया 8. So your answer must be N is equal to 60. So there are 60 observations between 10 and 250 divisible by 4. एक बार और समझा दीजिए. जब उसने कहा कि 4 के कितने गुणज हैं, मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 का मल्टीपल 10 के बाद जो होगा वो पहला मल्टीपल होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12. राइट. तो 100, अब 248 कहां से आया? जब 250 को 4 से भाग किया तो 2 बच गया, यानी कि 2 शेषफल बचेगा. तो जब 250 में 2 निकाल दोगे तो लास्ट टर्म क्या होगी? 248 बनेगी, है ना. तो 248 इस तरीके से आया. फिर तो आपको सारा समझ ही आ रहा है कि लास्ट टर्म को कैसे लिखते हैं. AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D. ओके, वेरी गुड. और ये मत पूछा करो मुझसे बाद में कि सर मैं ब्लॉक हूं या नहीं हूं. मैं किसी को ब्लॉक नहीं करवाता. क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की.
15 तारीख से हो सकता है या 15 तारीख के बाद से आपका एक नया बैच हम शुरू करें, NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ MCQ ही पढ़ाएंगे ताकि आप NTSC और ओलंपियाड के पेपर को फेस करना चाहें तो कर सकें। UPSC की बात भी करोगे तो वो भी बेसिकली NTSC का ही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for what value of n are the nth term of two APs 63, 65, 67 and 3, 10 and 17 equal? मतलब वो कह रहा है वो कौन सी टर्म होगी जिसमें राइट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल, दोनों की जो nth टर्म है वो इक्वल होगी। अब देखो यहां पर हमारे पास पहली AP क्या है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का जो समान वैल्यू होगा वो बराबर हो जाएगा। पहली एपी आपके पास है 63, 65, (67) ये आपकी गई AN तक। ठीक है, और दूसरी आपके पास है ये AP1 है आपकी, और दूसरी एपी आपके पास है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। आप फर्स्ट एपी में अगर देखेंगे फर्स्ट एपी आपके पास है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 63, डी की वैल्यू हो गई 65 माइनस 63 दैट इज 2, राइट। और ए एन की वैल्यू आपके पास हो गई, ए एन की वैल्यू आपके पास हो गई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी के हिसाब से। ए एन की फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर ए आ गया 63, एन की वैल्यू हमें नहीं पता, और डी की वैल्यू यहाँ पर है 2। तो इस ए एन का फर्स्ट एपी का राइट अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा 63 प्लस 2n माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 65 प्लस 2n। सेकेंड पे जब आप आओगे तो आपके पास सेकेंड एपी की वैल्यू 3, 10, 17 एंड सो ऑन। यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास 3 होगी, डी की वैल्यू 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 7 होगी, ए एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होगी। यहाँ पर nth टर्म की वैल्यू होगी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू में 7, और सॉल्व करें थ्री प्लस 7n माइनस 7 होगी, 3 में 7 गया माइनस 4 होगा, प्लस 7n। तो अब आपके पास ये सेकंड कंडीशन आ गई। आप कीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को बराबर रख दीजिए। तो 7n इज माइनस 4 इज इक्वल टू 65 प्लस 2n।
ये हो जाएगा 7n माइनस 2n, राइट जी। देखो यहां पर क्या किया हमने, क्लियर हो रहा है ना। एंड दिस इज इक्वल टू 65 प्लस 4। कुछ गड़बड़ है, लेट्स सी। हाँ देखते देखते देखते, 7 था और 3 था, तो 3 और 7, 7 एकम 7, 7n माइनस 4 हो जाएगा, 7n माइनस 4, और इधर 63, 2n माइनस 2, 63 माइनस 2, दिस इज 61, सॉरी। This is 61. No. 7n minus 2n. This is 61 plus 4. This is 5n is equal to 65. So n is equal to 65 upon 5. Answer is 13. So 13th टर्म जो होगी इस AP की, वो बेसिकली एक लेवल पर दोनों APs की वैल्यूज को बराबर कर देगी। नोट कर लीजिए, आज इस एक्सरसाइज को खत्म करना है ताकि अगली क्लास में हम अगली एक्सरसाइज शुरू करें। अगर पता करना हो टर्म कौन सा है तो वो टर्म तो है ना, 13th टर्म निकाल लो आप, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू यूज करके 13th टर्म निकाल लो, टर्म भी निकल जाएगा। दोनों में कैलकुलेट कर लो उसे। 14वां प्रश्न एक बार फिर से बता दें, अभी देखते हैं दोबारा। वैसे आप चाहो तो उसमें देख सकते हैं, सर NTSC का फीस कितना है। अगर होगा तो नॉमिनल होगा, बहुत ही कम से कम रखेंगे। अगर हुआ तो हो सकता है आप लोगों के लिए गिफ्ट भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th। Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। जिसकी तीसरी टर्म की वैल्यू आपको दे रखी है, थर्ड टर्म कितने रखी है, 16 दे रखी है, और सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। मीन्स यूं कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे आपको बताना है वो एपी ज्ञात करो, वो श्रृंखला क्या है जिसमें सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इसका मतलब है पहली बात तो ये हो गई कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, एक ये, और जो थर्ड टर्म है उसका मान 16 है। थर्ड टर्म को तो आप ऐसे बोल सकते हो कि थर्ड टर्म बराबर होती है a + 2d एंड दैट इज इक्वल टू 16। ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन बनाने के काम आएगा। यहां आप जब सेवंथ टर्म की बात करेंगे तो आप क्या लिखोगे, a + 6d, और यहां क्या लिखोगे, a + 4d इज इक्वल टू 12। This a will be cancelled, 6 - 4 is equal to 2d, and d's must be equal to 12/2 means 6। d की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ पे आप लिखेंगे
a प्लस 2d, तो d की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 6 एंड a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 एंड a विल बिकम 16 में से 12 गया 4। अब आपको AP बनानी है A1, A2, A3, A4 एंड AN। तो A1 की वैल्यू कितनी होगी 4, A2 उसके बाद A2 की वैल्यू क्या होगी 4 प्लस 6, फिर 4 प्लस 6 का डबल 12, नहीं ना ना देखो आने दी मैं नहीं, 2-3 क्वेश्चन और है अभी। सो दिस इज द आंसर, यस 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। वेरी गुड। एक क्वेश्चन और करते हैं। Find the 20th term from the last term of AP is, पीछे से 20वां जो पद होगा उसका मान क्या होगा वो बताना है। तो पहले ये पता होना चाहिए इस AP में कुल पद कितने हैं। AP हमारे पास है 3, 8, 13 and 253। A की वैल्यू 3, D की वैल्यू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 और AN की वैल्यू इज इक्वल टू 253। AN is equal to A plus N minus 1 into में D। N की वैल्यू 51 पद हैं। ये अभी आंसर नहीं निकला, 51 टोटल टर्म्स हैं। अब ये पूछ रहा है जैसे P1 P2 माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल 1 पद हम लिख सकते हैं। P1 मतलब आगे से और फ्रॉम फ्रंट और पीछे से 20वां। तो सही मायने में आपका कौन सा पूछ रहा है, प्लेस 1 मतलब आगे से जो पूछ रहा है। 20 में से 1 गया 19, जो आपका 31st टर्म होगा वही पीछे से, मतलब जो आगे से 31st होगा वही पीछे से 20th टर्म होगा। तो आपको निकालना है A31, दैट इज इक्वल टू A प्लस 31 माइनस 1 इंटू में D। सो A31
इज इक्वल टू a प्लस 30d। a की वैल्यू आपके पास है 3 और d की वैल्यू है आपके पास 5। So your answer is 153 is that term which will be 20th from the last। सर ये कौन सा फॉर्मूला है, लगा दिया है भाई, ये रीजनिंग का एक फॉर्मूला है, थोड़ी बहुत रीजनिंग भी आपके सर को आती है। अगर आपके पास मान लीजिए ये टर्म्स हैं, ये पूरी लाइन में टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल टर्म 7 है। आप जानना चाहते हैं कि आगे से तीसरे नंबर पे जो है वो पीछे से कौन से नंबर पे है। तो कुछ नहीं करना है, टोटल अगर 7 है तो इसमें पहले आप 1 बढ़ा दीजिए, 8 हो गया। अब आपको पीछे से पता करनी है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, पीछे से 5 पता करना है, राइट। तो आप इसमें से 5 माइनस कर दीजिए, तो जो नंबर आएगा वो आगे से बेसिकली थर्ड नंबर होगा। मीन्स कहने का मतलब है आप एपी में जब सीरीज निकालते हैं तो आगे से ही निकालते हैं। अगर वो पीछे से पूछ रहा है तो आपको पहले पता करना है कि वो आगे से क्या होना चाहिए। तो आपकी ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई, राइट। आज के लिए मैं आपको इतना ही कराऊंगा, इससे आगे करने के लिए हमें अगली एक्सरसाइज में आना पड़ेगा और अगली एक्सरसाइज पीएनजी के साथ आपको मिलेगी अगली क्लास में। अभी मुझे मालूम है 10-5 मिनट आपके पास हैं, बट दिस इज इनफ फॉर टुडे बिकॉज वी हैव लर्न्ड अ लॉट स्लोली एंड स्लोली। आपको इतना समझ आ गया होगा, थैंक यू। इसका बेसिक मेथड क्या है सर, वो रीजनिंग में है। जब आपको एनटीएससी पढ़ाएंगे तो कुछ रीजनिंग की चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी, तब आप और ज़्यादा एंजॉय करेंगे। थैंक यू।